हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डोअर के बारे में समझेंगे, महर के बारे में समझेंगे। मुस्लिम लॉ से टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% आपके प्रीलिम्स में अगर आप जुडिशियल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे क्वेश्चन आना ही आना है। अब आज के इस वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, महर किसे कहते हैं, एक तो मीनिंग ऑफ महर के बारे में, डोअर के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डोअर यानी कि महर और खर्चे पानदान में या इसमें इन तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग समझेंगे क्वांटम क्या होनी चाहिए, यानी कि महर की रकम कितनी होनी चाहिए, क्या कोई स्पेसिफाइड वैल्यू है, मेंशन किया गया है या कुछ भी हो सकता है, क्या मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कुछ फिक्स किया गया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे महर के काइंड्स के बारे में, कितने तरीके से महर होते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि महर एक सिक्योर्ड डेट है या अनसिक्योर्ड डेट है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या वाइफ महर की रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट में जा सकती है या फैमिली कोर्ट में जा सकती है या मजिस्ट्रेट के पास जाती है, किसके पास वो जाएगी। तो ये सब सारी बातें हम लोग समझेंगे। अगर आपको ये सब की जानकारी चाहिए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अगर जिनको मॉक टेस्ट चाहिए पीसीएस जुडिशरी के लिए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट फ्री दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। महर, देखिए महर जो होता है एक अमाउंट होता है, सम ऑफ अमाउंट होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, और ये मैरिज के टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मैरिज के टाइम तो नहीं, मैरिज से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मैरिज के टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और मैरिज के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि महर की रकम कितनी देनी होगी। अब एक्चुअली में महर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि ये एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब तलाक होता है, शादी जब टूटती है, तो उस टाइम जो है हस्बैंड जो अपनी वाइफ को दे रहा होता है एक ऐसी रकम। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही नहीं है। जो इसके पीछे मकसद था, इसके पीछे मकसद ये है कि जब भी कोई औरत, जब भी कोई लड़की बीवी बन के किसी के घर जाती है, तो हस्बैंड जो है खुश होके एक खुशी में एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो है अपनी वाइफ को महर की रकम अदा करता है कि भाई आप हमारी जिंदगी में आई हैं, आप अपनी दुनिया को छोड़ के आई हैं हमारे घर, तो इसके एवज में वो एक कंसिडरेशन देता है, उसको हम महर कहते हैं। इसको आप तलाक के साथ देख के ज्यादा ना जोड़ें तो बेहतर होगा। अच्छा, इसको दूसरे जुबान में आप दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं। देखिए आपको पता है कि मुस्लिम में मैरिज, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको पता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है। भाई आप एक कलम लेने जाते हैं, एक पेन लेने जाते हैं, तो बदले में उसको आप पैसा देते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है। बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। मैं कार लेने जाऊंगा, कार खरीदना एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कार के एवज में कुछ पैसे दूंगा। मैं कुछ भी खरीदूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो उसके एवज में एक कंसिडरेशन दूंगा, उसकी वैल्यू के इक्वलेंट में कुछ ना कुछ दूंगा उसको, बेचने वाले को। तो इन द सेम वे अगर हम कहते हैं कि शादी निकाह जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जाहिर सी बात है उसमें कंसिडरेशन भी होगा। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू माइट हैव स्टडीड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंसिडरेशन भी होता है। तो इसी तरीके से निकाह में भी जो महर की रकम है उसको हम कंसिडरेशन से उसको कंपेयर करते हैं कि एक कंसिडरेशन है, एक अमाउंट। अब ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। महर, हमने आपको इसेंशियल कंडीशन जब निकाह के बारे में पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि महर जो इंटीग्रल पार्ट है निकाह का, यानी कि इसेंशियल एलिमेंट है। अब इसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है, तो अब इसमें देखिए तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो शादी से पहले इसकी रकम कंप्लीट हो जाए, या तो शादी पे एट द टाइम ऑफ मैरिज इसकी रकम जो है एग्रीमेंट से हो जाए, भाई तय हो जाए कि हाँ ठीक है, या तो शादी के बाद जो है इसको फिक्स किया जा सकता है। शादी हो गई उसके बाद इसको फिक्स किया जा सकता है कि महर की रकम कितनी होगी। तो तीनों तरीके से है। अब हम और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों को बात करेंगे कि क्वेश्चन में ये आया है, मैंने देखा है पेपर, लास्ट ईयर के पेपर को हमने देखा है कि ये पूछ सकते हैं कि क्या महर की रकम, मान लिया कोई फिक्स हो गई रकम, तो महर की रकम बाद में क्या हस्बैंड इंक्रीज कर सकता है। हाँ जी, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता, इंक्रीज कर सकता है। मान लिया कि शादी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई रकम फिक्स कर देगी कि भाई शादी महर की रकम जो है 1 लाख रुपए फिक्स की जाती है, तो हस्बैंड बाद में चाहे तो इसको 1.5 लाख या इससे ज्यादा कर सकता है, 1,20,000 कोई भी इंक्रीज कर सकता है अमाउंट। तो ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। और एक चीज मैंने ये भी बता दिया कि महर मे बी सेटल बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, आफ्टर द मैरिज। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन में आया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है शादी का, तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि निकाहनामा में कभी कंडीशन नहीं रखी जाती कि महर की रकम अदा नहीं की जाएगी। ये इस टाइप की कंडीशन आप नहीं रख सकते शादी नामा में, यानी कि निकाहनामा में। और अगर मान लिया इस तरीके का कोई, अच्छा दूसरी चीज
कि अगर मान लिया महर की रकम हो गया है, ठीक है, फिक्स हो गया, तो बाद में इसको बीवी जो है रेमिट कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, यानी कि वो छोड़ सकती है, त्याग सकती है कि मुझे महर नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब दूसरा हमारा आता है पॉइंट कि हम लोग समझेंगे महर, डोरी और खर्चे पानदान। देखिए, महर और डोरी में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जब डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें एक्सक्लूसिवली बताया गया है कि डोरी में महर को इंक्लूड नहीं किया था, वहां पे एक्सक्लूड किया है। तो डोवर या महर एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले बता दिया, और डोरी एक अलग कॉन्सेप्ट है, डोरी प्रोहिबिटेड होता है। खर्चे पानदान में आ जाइए आप। खर्चे पानदान चूंकि एक अलाउंस होता है, एक्सपेंसेस अलाउंस होता है, खर्चे पानदान या मेवाखोरी कह लीजिए आप उसे, तो इसको खर्चे पानदान के साथ भी कंपेयर मत करिए। महर अलग चीज है, खर्चे पानदान अलग है। खर्चे पानदान एक अलाउंस होता है, एक्सपेंसेस अलाउंस आप ये कह लीजिए कि जो हस्बैंड जो है वाइफ को देता रहता है, पर्सनल अलाउंस का नाम आप इसे दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस में आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम ऑफ महर। क्वांटम ऑफ महर के देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम कोई चीजें नहीं होती हैं, कुछ भी महर की रकम कुछ भी हो सकती है। ये अमाउंट हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई चीज हो सकती है ना। तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। हाँ, हनफी लॉ के बारे में बात करेंगे या मलिकी के बारे में बात करें। हनफी लॉ एक्चुअली इसे 10 दिरहम फिक्स करते हैं कि मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ ये भी मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं कहते। आपको पता है कि सुन्नी लॉ में 4 स्कूल्स ऑफ थॉट है, हनफी, मलिकी, शाफई, हम्बली। तो हनफी स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो है वो कहते हैं कि मिनिमम 10 दिरहम होना चाहिए। 10 दिरहम आज के जमाने में आप कह लीजिए 3-4 रुपए मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। वहीं पे मलिकी जो कहते हैं वो कहते हैं कि 3 दिरहम। तो पहले जमाने में था दिरहम, अब तो खैर वो भी नहीं है, तो आप कह लीजिए। और शिया में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मैक्सिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि क्वांटम को फिक्स करते टाइम आपको हस्बैंड की हैसियत देखनी पड़ती है। ये जायज है देखना कि भाई उसकी पोजीशन के हिसाब से। और कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है ताकि तलाक देते समय ये सोचे कि भाई इतना मैक्सिमम अमाउंट है, इतना फिक्स हो गया है महर, अब मैं कैसे अदा करूंगा। भाई डिसोल्यूशन के टाइम ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड कंप्लीट होने से पहले महर की रकम देनी होती है, ये कंडीशन है। तो इसलिए कभी कभी जानबूझ के हायर प्राइस, हायर महर दे दिया जाता है कि ताकि मेंटली प्रेशराइज हो हस्बैंड, दूल्हा या आदमी, और वो तलाक की तरफ ना जाए। तो इस तरीके से। अच्छा, बात कभी आया है कि महर की रकम जो है क्या हो जाता है, महर की रकम ये भी हो सकती है कि भाई वाइफ कह दे अपने हस्बैंड से कि आप मुझे कुरान शरीफ सिखाइएगा, तो ये भी एक महर हो गया। महर का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अमाउंट हो, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है ना, प्रतिफल कुछ भी हो सकता है। आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बदले में कुछ भी दे रहा हूं, तो हस्बैंड कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें कुरान शरीफ सिखाऊंगा, कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ा दूंगा, ये भी एक महर है। क्योंकि आप मेरी जिंदगी में आ रही हैं तो मैं खुश होके एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैं आपको कुरान शरीफ की कुछ आयतें सिखा दूंगा। दैट में बी द महर, डोवर ये भी हो सकते हैं। तो आप इसे ये मत सोचिए कि सिर्फ अमाउंट होगा, कैश होगा, इमोबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अच्छा, एक पॉइंट है कि इमोबल प्रॉपर्टी जब आप महर में हस्बैंड दे रहा होता है, मान लिया हस्बैंड ने खुश होके उसको एक इमोबल प्रॉपर्टी दे रहा है अपनी बीवी को, तो इमोबल प्रॉपर्टी महर में जो दिया जाता है उसको एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं होता। अगर नहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाया गया, क्योंकि आप जानते हैं इमोबल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू अगर 100 रुपए से ज्यादा है, किसी को ट्रांसफर की जा रही है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ये एग्जामिशन है डोवर के केस में। अगर हस्बैंड जो है वाइफ को एज ए डोवर इमोबल प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसको सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत सेक्शन 53A के तहत एग्जामिशन मिला है। अगर उसको रजिस्टर नहीं भी करवाया गया तो बाद में आप वाइफ से ले नहीं सकते कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, तुम्हारे नाम पे नहीं है, उससे आप ले नहीं सकते। तो एक पॉइंट था छोटा सा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्वांटम ऑफ महर हो गया, जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ महर के ऊपर। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अगर हम काइंड्स की बात करें, 2 काइंड्स होते हैं, एक स्पेसिफाइड डोवर, स्पेसिफाइड महर, और एक होता है प्रॉपर महर, प्रॉपर डोर। स्पेसिफाइड में क्या होता है कि एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, यानी कि दोनों पार्टीज में आपस की सहमति में एग्रीमेंट से रजामंदी से महर की रकम जो है तय की जाती है। अब स्पेसिफाइड में भी क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट डोअर, स्पेसिफाइड में मैं बात कर रहा हूं, और एक होता है डिफर्ड डोअर। प्रॉम्प्ट डोअर में क्या होता है कि जैसे ही शादी हो जाती है तुरंत उसको महर की रकम हस्बैंड को वाइफ को देनी पड़ती है, जो भी महर एग्रीड हुआ हो, जो भी महर की रकम तय हुई हो, तो उसको प्रॉम्प्ट यानी प्रॉम्प्टली इसको पे किया जाता है ना।
डिफर्ड में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ कंटिजेंसीज या एट पर्टिकुलर टाइम कह दिया जाता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा तो उस टाइम हम आपको महर की रकम देंगे, एक टाइम फिक्स कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड, यानी कि उस टाइम पीरियड तक उसको डिफर कर दिया जाता है, टाल दिया जाता है कि उस टाइम हम आपको महर देंगे, डोवर देंगे। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्पेसिफाइड डोवर, स्पेसिफाइड डोवर में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है, दोनों पार्टीज की रजामंदी से एक एग्रीमेंट तय हो जाता है कि ये महर की रकम होगी। प्रॉपर डोवर में आ जाइए। प्रॉपर डोवर में तय नहीं हुआ होता है, शादी के टाइम तय नहीं हुआ होता है, ये बाद में होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कह लीजिए, उसको हम प्रॉपर डोवर कहते हैं, है ना, बाद में ये चीजें तय होती हैं, उसको हम प्रॉपर डोवर कह देते हैं। प्रॉपर डोवर को महर मिस्ल भी कहते हैं। आप ये कह लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये फिक्स नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वाइफ जो है प्रॉपर, अगर फिक्स नहीं हुआ तो वाइफ जो है प्रॉपर डोवर के लिए इंटाइटलमेंट होती है। ऐसा आप नहीं कह सकते वाइफ से चूंकि शादी के टाइम कोई डोवर की बातचीत नहीं हुई थी इसलिए मैं आपको डोवर नहीं दूंगा, ऐसे आप उसको नहीं बोल सकते। वो प्रॉपर डोवर के लिए हकदार हो गई है, इंटाइटलमेंट हो गई है। प्रॉपर डोवर किसे कहते हैं? प्रॉपर डोवर कोई भी, प्रॉपर डोवर कैसे भाई डिसाइड किया जाएगा, सवाल ये भी पैदा होता है कि जब कोई चीज फिक्स नहीं की गई तो बाद में कितना डोवर दिया जाएगा वाइफ को। तो देखिए, कीपिंग इन माइंड द कंडीशन, द एजुकेशन ऑफ द लेडी, वो वाइफ जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके घर में क्या स्टेटस है उसकी, उसके फादर क्या करते हैं, समाज उसके अगल बगल कैसा सोसाइटी है, कस्टमरी डोवर आप कह सकते हो प्रॉपर डोवर को। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उसके बाद हस्बैंड की क्या हैसियत है उस टाइम देने की, तो ये कीपिंग इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स, डोवर इज पेड टू द वाइफ इन केस ऑफ प्रॉपर डोवर। तो प्रॉपर डोवर में ऐसा होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको हम महर मिस्ल कहते हैं उर्दू में अगर हम बात करेंगे तो। शिया लॉ के अकॉर्डिंग महर मिस्ल की रकम कभी भी 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होती, ये कंडीशन है। तो आप अब तक हमने क्या पढ़ लिया? महर मुसम्मा, यानी कि स्पेसिफाइड डोवर को आप उर्दू में महर मुसम्मा कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया महर मुसम्मा, आप समझ के चलेगा स्पेसिफाइड, जिसके बारे में हमने दो टाइप अगेन पढ़ लिया हमने, प्रॉपर और डिफर्ड। उसके बाद महर मिस्ल में प्रॉपर डोवर पढ़ लिया। तो ये दो टाइप के डोवर होते हैं, महर होते हैं, ये आपको याद रखने। अब हम आते हैं कंफर्मेशन ऑफ डोवर, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ डोवर मतलब कब कंफर्म होगा, मतलब कब होगा कि हाँ भाई अब हस्बैंड जो है डोर देने के लिए ड्यूटी उसकी बाध्य हो गई और वाइफ जो है हकदार हो गई डोर लेने के लिए। कंफर्मेशन ऑफ डोर इसको हम बोलते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए, शादी जब टूट जाए, अब वो चाहे हस्बैंड के मरने से टूट जाए, चाहे हस्बैंड ने तलाक दे दिया हो वाइफ को, तो उस समय कंफर्मेशन ऑफ डोवर आ जाता है, यानी कि आप डोवर पेमेंट करना होता है। और दूसरी चीज कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, जब मैरिज कंज्यूम हो जाती है, मैरिज जब कंज्यूम होगी तो उसके बाद अगर प्रॉम्प्ट डोवर है तो हस्बैंड उसको वाइफ को देगा तुरंत डोवर, ठीक है। और दूसरा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। तो सारे कंडीशन में चाहे हम कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बाद कंफर्म हो डोवर, चाहे हम कहें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद कंफर्म हो डोवर, दोनों सूरत में जो है डोवर जो है वाइफ का हो जाता है, वाइफ का उसमें डोवर में इंटरेस्ट आ जाता है, वाइफ हकदार हो जाती है। वो फिर उसके बाद अगर प्रॉम्प्ट डोवर है, मान लो शादी कंज्यूम हो गई, कंज्यूम मतलब दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गया, फिजिकल हो गया दोनों, उसके बाद बीवी का हक आ जाता है डोवर पे। अगर प्रॉम्प्ट डोवर है तो वो प्रोसीड कर सकती है डोवर अपना अमाउंट लेने के लिए, ठीक है। पूरा जो अमाउंट है, होल ऑफ द अमाउंट, बोथ पार्टीज विथ इट इन एनी मैनर शी लाइक्स, तो दोनों वो चाहे कुछ अमाउंट ले सकते हैं, चाहे पूरा अमाउंट ले सकते हैं, तो वो प्रोसीड कर सकते हैं। अब शिया और सुन्नी में क्या है, एक पॉइंट ये भी आप ध्यान दीजिए कि डोवर इज कंफर्म आइदर ऑन एक्चुअल कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज और ऑन द डेथ ऑफ द आइदर पार्टी। तो दोनों पार्टी में से कोई मर भी गया हो तो डोवर का हिसाब किताब होने लगता है। तो ये चीजें होगी कंफर्मेशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड। अब हम आते हैं डोवर एज ए डेट पढ़ते हैं। देखिए, डोवर को डेट समझा जाता है और अनसिक्योर्ड डेट समझा जाता है। अनसिक्योर्ड आप मतलब एक्शनेबल क्लेम आप मान के चलिए, कोई सिक्योर्ड डेट नहीं होता, अनसिक्योर्ड डेट होता है। यानी कि वाइफ जो है, मान लिया कि हस्बैंड के कई और कर्जदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो उस क्रेडिटर्स की लिस्ट में वाइफ आ जाएगी, वाइफ को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, है ना। तो वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट की तरह ही ट्रीटमेंट होगा, उसका एक्शनेबल क्लेम की तरह ट्रीटमेंट होगा, कोई इसको तरजीह नहीं दी जाएगी। मान लिया कि हस्बैंड पहले से कर्जदार है और उसकी लिस्ट में पहले से बाकी सारे लेनदार खड़े हैं, तो पहले वाले लेनदार को देगा, बचेगा तो वो वाइफ को जाएगा। हाँ, इतना है कि अगर मान लिया वाइफ के पोजीशन में हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी है तो वाइफ जो है वो प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में लिए रहेगी तब तक जब तक उसको उसका डोवर महर ना मिल जाए, ये तरजीह दी जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंस उसको दी जाएगी। बाकी कोई फर्क नहीं, जैसे और सारे बाकी लेनदार हैं वैसे वाइफ भी एक लेनदार अनसिक्योर्ड डेट की तरह बिहेव करेगी।
ये हमारा डोअर एज ए डेट हो गया। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि रिकवरी के लिए वाइफ कहाँ जाएगी अगर डोअर की रिकवरी करनी, महर की रकम की रिकवरी करनी है। देखिए, ना तो डोअर, नो पिटिशन और नो सूट शैल लाई टू सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट, हाँ लेकिन मजिस्ट्रेट के पास ही लाई होगा। आप जब पढ़ेंगे मुस्लिम वुमेन, एक केस, एक एक्ट है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट में सेक्शन 3 को जब आप देखेंगे तो वहां पे मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया, यानी कि वाइफ जब मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और एप्लीकेशन लगा सकती है अपनी महर की रकम वसूलने के लिए। तो उस एक्ट का आपको सेक्शन 3 पढ़ना पड़ेगा, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप महर के बारे में सारी चीजें आपको डिटेल में पता चल गई हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।